बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी मौजूद होंगे। जुम्मे का बाबरकत दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी माहम जाहिद। और मैं आज सोच रही थी कि दोनों ने आगाज कर दिया है, बहुत पुरजोश है। हम जुम्मे का बाबरकत दिन है तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की शो इतना मजे का है, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं कि हम वेट नहीं कर रहे कि कब आपके साथ हम उनको शेयर करें। ऐसे ही है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जी अपने हाथों में हम चाय का कप लेकर आ चुके हैं और अपने प्रोग्राम का जी हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं। प्रोग्राम में जी आज बहुत कुछ होने वाला है, 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना। एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और हर तरह के बेलाग तज्जिए भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित के अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 0 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 21 और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 है और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और कुर्रम में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। और नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां हम देख रहे हैं कि अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें मुल्तान का तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में स्मोक छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और जी अब जिक्र करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 24 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ शिमाली अजला जो हैं सर्दी की लपेट में रहेंगे। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम, जहां पर जी हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो है 35 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब, मशरक़ी और साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है।
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग छिड़ी हुई थी, अब देख रहे हैं कि हम मामला थोड़ा थमने का नाम ले रहा है, मुज़ाकरात की डगर पर हम पहुंच चुके हैं और आई होप कि अब जो ये जो अमन कायम करने की पाकिस्तान की कोशिश है ये मुमकिन हो पाए और अफ़गान तालिबान रजीम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और मुतालिबात मान सकें और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले वक्तों में, दिनों में हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और इसके साथ साथ जी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। जी सबसे पहले पाक अफ़गान की बात, जैसे कि मैंने कहा करते हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है। पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फ़ैसला किया है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस्तांबुल से पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वापस आना था, मगर मेज़बानों की दरख्वास्त पर तालिबान से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में ही क़याम करेगा और ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करके अमन को एक और मौका देने का फ़ैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान जो है दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और अफगान तालिबान और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद मौजूद हैं। दोस्त ममालिक मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अगर काबुल के रवैये में तब्दीली आती है तो पाकिस्तान उसे खुश आमदेद कहेगा। गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का अहम दौरा किया और इस दौरान कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की। जरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हुए फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया, क्या इस बार कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन हो पाएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो पहले तो अच्छी बात है, बड़े एक अच्छी खबर आई है, ऑल्दो के ऑलमोस्ट दीज डिस्कशंस जो हो रही थी ये डेड हो गई थी जी, और पाकिस्तानी वफद तो वापस आ रहा था, लेकिन तुर्किया और कतर पाकिस्तान के पार्टनर है, पार्टनर इन स्टेबिलिटी एंड पार्टनर फॉर कोऑपरेशन फॉर द पीस। तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर पाकिस्तानी वफद रुका। देखिए, पाकिस्तान एक स्टेबल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हमारे पास और अफगानिस्तान के पास चॉइस ही और कोई नहीं है कि हम बातचीत से मसाइल का हल करें। जंग तो हल नहीं है जी मसाइल का जी। जंग सिर्फ एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर सकती है, और जंग से ना वो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। जाती ऑब्जेक्टिव तो कुछ अरसे के लिए हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, और उनकी एक इंटरनेशनल अप्रोच भी है कि इतना प्रेशर करो, इतना क्यास, कंफ्यूजन और क्याटिक चीज़ों को करें कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, आपको रियलाइज करें रादर कि यार ये फिनोमेना है, इसको किस तरीके से डील करें। फिर आप एक कॉस्ट क्रिएट करते हैं। बहरहाल अभी इस मौके पर मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहता। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द नेगोशिएशन का आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि वी आर एबल टू अचीव पीस, और ये हमें हासिल करना चाहिए हर हालत में। अब नवंबर में 6 को जो डिस्कशंस होंगी वो मैकेनिज्म पे होंगी कि अगर ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हो रही हैं, या दोनों ममालिक की जो शिकायत है एक दूसरे के बारे में, उसको मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम, रिव्यूइंग सिस्टम, और फिर इसमें बड़ी अच्छी एक क्लॉज आ रही है, अगर वो एग्री हो जाएगी फाइनल इंशाल्लाह, कि उस पर वो जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो मैकेनिज्म के बीच में पार्टीज मौजूद है, लाइकली तुर्किया और कतर ही होंगी, वो फिर कोई पनिशमेंट भी सजेस्ट कर सकेंगी, कुछ उस पर एक्शंस कर सकेंगी। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स कैन बी ऑपरेशनलाइज। बट स्पॉयलर्स बहुत हैं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट मेरे ख्याल में आज सुबह का आगाज पाकिस्तान में जुमे के दिन एक अच्छी उम्मीद से करना चाहिए कि सेंस शुड प्रिवेल। बिल्कुल, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जनरल साहब, माजी के तजुर्बात ये बताते हैं कि तालिबान रजीम अक्सर अपने वादों से मुकर जाती है
और ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। अमेरिका के साथ दोहा मुआहदा सबके सामने है। क्या वाकई तालिबान से किसी ठोस जमानत की तवक्को रखी जा सकती है? और जो आप बात कर रहे हैं कि ये भी तरमीम हो सकती है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो पनिशमेंट भी होगी, इस पर एग्री होने के कितने चांसेस हैं आपके तज्जिए के मुताबिक? कंसिडरिंग द हिस्ट्री उज़ैर 0%, लेकिन रियलिटीज चेंज होती रहती है जी, एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। देयर आर थॉट्स इनसाइड अफगानिस्तान, अब वो तालिबान के अंदर कितनी है वो चैलेंजिंग है। जो अब समझती है कि अब बहुत वॉर हो चुकी जी, कि कौन सा प्राइड है जो आप इसमें ले रहे हैं कि जी हमने शिकस्त दी है, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एनी वॉर इनटू अफगानिस्तान। हमारे कोई मकासद नहीं है जी। पाकिस्तान भी मकासद क्रिएट कर सकता है। अगर आप ड्यूरेंट लाइन की बात करते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन एक मुतनाज़ा है, तो फिर पाकिस्तान भी कह सकता है जी कि जो पख्तून इलाके हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। जो अफगानिस्तान के भी जो पख्तून इलाके, देन 60% ऑफ अफगानिस्तान पे हम क्लेम करके लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। बट नो, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी को इज्जत देते हैं, और हमारे कोई ना एक्सपेंशनिस्ट, ना कोई हेजमोनिक डिजाइन्स है, ना एंटी अफगानिस्तान डिजाइन्स है, ना हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन है जी। जब अफगानिस्तान इनस्टेबल होता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन आती है, लड़ाई जंग आती है, यहाँ पे इलीगल स्पेक्ट्रम बढ़ता है, यहाँ पर नारकोटिक्स का दौरा हो जाता है, यहाँ पे टेररिज्म की नर्सरियां लग जाती हैं जो ट्रांसनेशनल, जिससे पाकिस्तान इम्पैक्ट होता है। अभी देखिए ना, मिडिल ईस्ट, आप ईरान की सिचुएशन ले लें। अगर ईरान में जब अमेरिका ने हमला किया, इजराइल हमला, तो हम उस वक्त तैयार हो रहे थे कि ये स्पिल ओवर हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा स्पिल ओवर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आग की तरह होते हैं, ये फैलते जाते हैं, तो इसकी मिटिगेशन करनी चाहिए। तो आई थिंक उन पे एतबार हिस्ट्री में तो नहीं किया जा सकता, बट होप की जा सकती। हिस्ट्री को देखते हुए तो नहीं किया जा सकता, बट होप की जा सकती है, यकीनन उम्मीद ही की जा सकती है। जाहिर साहब, तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के पीछे असल वजूहात क्या हैं, क्या हकाइक हैं, इनके मकासद क्या हैं? जब आपकी जेब में महम एक ही सिक्का हो तो उसकी दो साइड्स तो होती है ना जी। तो दिस इज वन सिक्का जी। टीटीए और टीटीपी कुछ फुट सोल्जर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, ये इकट्ठे रहे हैं। टीटीए भी तो सारी लीडरशिप, इवन अफगानिस्तान की बाकी लीडरशिप भी, जो सेम लीडरशिप भी, सब ने यहीं पढ़ा, यहीं पे रहे, यहीं से लड़ाई की जी। इकॉनमी, इट्स अ ह्यूज इकॉनमी, और उसी के साथ रिलेट रहना चाहते हैं। कभी वो ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जहां से इंटरनेशनल कुव्वतें उनकी रियलाइज करते हुए उनके साथ जुड़े और फिर पैसे दें। जैसे अभी $70 मिलियन, सॉरी पहले $40 to $47 मिलियन अमेरिका इनको पर वीक दे रहा था, अभी अराउंड इट्स $90 मिलियन में ख्याल में अभी वो दे रहे हैं। अब इंडिया आ गया वहां पे एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर। तो ये नहीं देखते कि मजहब, ये नहीं देखते कि इंसानियत, ये नहीं देखते, ये अपनी इंटिमिडेशन, कोर्जन से अपनी पावर में रहना चाहते हैं। कोई पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करना चाहते, और एक मुल्क को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, बल्कि अपनी जात को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये इकॉनमी सो ह्यूज कि ये इससे जुड़ा रहना चाहते हैं और उसी का फायदा उठाना चाहते हैं। जब आप मीनिंगलेस हो और मीनिंगफुल हो जाए तो फिर वो क्या कहते हैं कि नजाकत आई जाती है। तो वो इसी तरह की बात है जी कि इट इज द वॉर इकॉनमी व्हिच इज ड्राइविंग दैट। बिल्कुल, हुस्न हो तो फिर नजाकत आई जाती है। जाहिद साहब, तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के पीछे असल वजूहात क्या हैं? मतलब या तो ये जो टीटीपी है ये टीटीए के कंट्रोल में नहीं है, या फिर इनको दूसरे ममालिक पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? 100% इट इज इन देयर कंट्रोल। देखिए ना, आप अफगानिस्तान का आप कहते हैं जी मैं हुकूमत कर रहा हूँ, मैं ये ग्रुप है जो काबुल मेरे पास है और आई हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान जी। देन यू आर सपोज्ड टू हैव कंट्रोल ऑन दीस पीपल। और अगर नहीं है तो फिर आप हुकूमत नहीं कर रहे, फिर आप हुकूमत छोड़ दें, फिर आप निकल जाए हुकूमत से, आप रहे ना, अपने काम करें, आप छोड़ दें, इस मिलिट्री भी छोड़ दें और हुकूमत भी। स्ट्रगल आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? अफगानिस्तान में ना अमेरिका बैठा हुआ है, ना रशिया बैठा हुआ है, ना पाकिस्तान वहां पे चला गया। वहां तो बैठे हुए प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स के नुमाइंदे, इंडियन लोग जो इनको खराब कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होंगे एजेंसीज के जो दूसरे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, वो भी इस मार्केट में आ जाए। लेट्स से कि मेरे एक मुल्क के खिलाफ आज़ाइम है कि मैं प्रॉक्सीज के जरिए उसको डिस्टेबलाइज करूं, स्कटल करूं। चाइना की एग्जांपल ले लें, जो चाइना के एनिमी होंगे वो हो सकता है कहे कि यार बैटरीज के अफगानिस्तान में चले जाओ,
वहाँ CPEC हो रहा है, BRI है पाकिस्तान में, चाइनीज प्रोजेक्ट है, को पार्टनर्स हैं, ह्यूज पार्टनर, वहां से स्कटल करो, वहां पे भी चाइनीज आपको मिल जाएंगे जिनको आपने मारना है, तो वो भी इधर पहुंच जाएंगे, अपना पैसा देंगे, हाइब्रिड का फायदा उठाएंगे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में कोई उन पे शक भी नहीं करेगा ना उनको, और जवाब आसान होगा जी कि हमें तो पता नहीं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो दे हैव नथिंग टू लूज काइंड ऑफ तो ये एटीट्यूड इनको इसी तरीके से बना रहे हैं, दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल, आई डोंट एग्री विद दिस, दे आर इन उनको हार्बर कर रहे हैं, और बड़े मजे की बात है कि ये कह रहे हैं कि जी ये लोग वापस अपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं वो वापस जा रहे हैं अपने मुल्क में, और फिर आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये कौन सी वापसी है जो वेपन्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और हैवी एमिनिशंस और हैवी असला और तकरीबकारी, लेकिन जाहिर साहब इसी पर तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये भी बयान दिया ना कि भारत जो है वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है, और जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसके मुताबिक इस गठजोड़ को तोड़ा कैसे जा सकता है? देखिए, वी विल हैव टू क्रिएट रीजनल अप्रोच एंड इंटरनेशनल अप्रोच। हमें इनको पहली बात तो ये है कि काइनेटिक हमें जारी रखने पड़ेंगे, जब भी क्रॉस बॉर्डर होगी, इनके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी तो आए हुए हैं अंदर पाकिस्तान, वी विल हैव टू टेक देम डाउन। इसलिए तो पाकिस्तान ने देखे ना अभी अंकरा में पाकिस्तान ने बड़ा प्रिंसिपल स्टांस पे कायम रहे कि हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी जी। बार बार टीटीए यही जोर दे रहा था कि जी हम आपको बिठा दें, यही चीज इन्होंने 2021 में की थी जब रीसेटलमेंट वाला, वो सही था या गलत था मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता, बट उस वक्त भी इन्होंने यही फैसिलिटेशन सबसे बड़ी ये थी कि आप आपस में बात कर लें जी, और जो भी करना है दिस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप शवाहिद वहां पे मौजूद हैं, मुत्तकी साहब अभी 8 दिन रह के आए हैं, कौन सी इतनी बड़ी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी इकट्ठी मिलके चला रहे थे कि पूरी दुनिया का अमन इन्होंने डिस्कस करना था, मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर डिस्कशन, रोड मैप। देखिए वो दोनों सॉवरन कंट्रीज हैं, मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान इंडिया क्यों जाता है, बिल्कुल जाए, कोऑपरेट करे, मैं तो कहता हूँ कि आधे से ज्यादा ये जो टीटीए वाले पहले उसके साथ इंडिया के साथ बहुत अच्छा मुआहिदा करे कि वो तकरीबन 25-30 लाख अफगानों को इंडिया ले जाए, वहां पढ़ाएं, रखें, इनको पाले, इनको लुक आफ्टर करे। इंसानियत की असल खिदमत तो ये होगी, और अल्लाह करे ऐसा हो कि इंडिया इनको ले जाए वहां पे, जहाँ इंडिया इनके जाके स्कूल यूनिवर्सिटीज, इनकी जो 2.5 मिलियन औरतें बच्चियां स्कूलों से बाहर, उनको स्कूलों में ले जाएं। तो नो, इट इज नॉट लाइक दिस, ये एक ही बड़ा क्लियर कट एजेंडा है, दैट इज एंटी पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार यहाँ से की जाए। अच्छा जाहिद साहब, अगर वो अकोमोडेट करना भी चाहे, कोई इस तरह की ऑफर भी दे दें, लेकिन इम्कान तो नहीं है, लेकिन अगर दे भी दें तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो जाने को रजामंद ना हो, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उसमें पता चल रहा है कि नाले के अंदर जो लोग हैं वो बस रहे हैं और किन हालात में रह रहे हैं, कितने बुरे हालात हैं शाइनिंग इंडिया के, वो सबके सामने। बस मैं तो एक कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ ना उज़ैर जी, कि ले जाए, अगर इतनी उनको चाहत है वहां रखें, अपने पास पढ़ाएं, फिर उनको भी पता चले, वो कहते हैं ना एक्चुअल टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज बिल्कुल, ये जिन्होंने किया है आप उनसे पूछें, और फिर जो उस मुल्क के साथ इनका सलूक है वो भी सबके सामने है। जाहिद साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो पेशावर का दौरा है और कबायली हमायदीन से मुलाकात हुई है, मौजूदा हालात में इस दौरे की टाइमिंग और मैसेज को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, किस एंगल से देखते हैं? देखिए जी, ये मशरान है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, और ये जो इंटरेक्शन हुआ है, और फील्ड मार्शल जाते रहते हैं जी, ये कोई पहला विजिट या कनेक्शन नहीं है, कोर कमांडर की भी बातचीत होती रहती है, बट दिस इज एट दिस मोमेंट जब एक एप्लीकेशन हुई है और फुल स्विंग एप्लीकेशन है। देखिए ना, 2025 में तकरीबन 585 के करीब टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जी, बलोचिस्तान के एपी में मिला के, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। वो जो लोग हैं जो उस रीजन में रहते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस तो उनके लिए भी है ना, वहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अभी जब देखे अमन था तो वहां कैडेट कॉलेजेस बन रहे थे, स्कूल्स बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो रही थी, रोड्स बन रही थी। हम खुद, मुझे याद है 17-18 में हम लोग एक रैली लेके गए गोमलजान पे, वजीरिस्तान में रैलीज हो रही थी, कार रैलीज हो रही थी, लोग कराची से, और एक्टिविटी थी जी। अब जब से ये विंटर शुरू हुई है, चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो तरक्की लोगों की नहीं हो रही। जब स्टेट उनके साथ खड़ी होती है तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है जी कि स्टेट हमारे साथ खड़ी है, पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट अस, लीडरशिप इज कंसर्न्ड अबाउट अस, और ये बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी है जी, हमसे अच्छे पाकिस्तानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, दे आर पाकिस्तानी, इन्होंने जंगें लड़ी, कश्मीर का एक कॉज में इतना किया, दे आर ग्रेट पीपल।
अब उनको जब स्टेट उनके साथ खड़ी होगी तो उनमें भी कॉन्फिडेंस है, वो खुद भी तंग है जी इनसे। इंटिमिडेशन कोर्जन के नीचे मे भी इतने प्रोमिनेंट ना बोल रहे हो, लेकिन बोल रहे हैं। बाजोड़ जैसी एजेंसी, आई हैव ऑपरेटेड देयर, millions of kids are very well educated, डॉक्टर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टर्स हैं इन एजेंसीज के लोग। इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेट उसको एनवायरनमेंट दे रही है, कुर्बानियां दे रही है, इन्हीं के लिए दे रही है, अपनी जानें कुर्बान कर रही है, पाकिस्तान के लिए कर रही है, इनके लिए कर रही है। तो ट्रिनिटी ऑफ वॉर जो है ना उज़ैर, वो 3 चीजों से बनती है। इट इज द पीपल, इट इज द मिलिट्री एंड इट इज द गवर्नमेंट। इन तीनों का जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये ट्रिनिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी, यू कांट वेज अ वॉर और you can't keep the peace। ज़ाहिर साहब, इस सारी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पार्टनरशिप पे सारी सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान बारहा वाजे कर चुका है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, और ये भी वाजे किया है कि अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन और ताउन चाहते हैं। फिर आपके ख्याल में जो काबुल हुकूमत है पाकिस्तान की इस अमन पसंदी को कमज़ोरी समझ रही है, क्या समझ रही है? उन्होंने बिल्कुल जी, कभी कभी इसको मजबूरी समझते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान चूंकि पास्ट में थोड़ा सा एक्शन तो लेता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट नहीं की। देखें, दिस इज अ चेंज पाकिस्तान में। भारत हमसे 3 गुना बड़ी फौज थी, हमें पूरी दुनिया यही लेक्चर देती रही कि इनकी इजारादारी को मान जाए। डिफाइंस, हुसैनियत हर पाकिस्तानी में रिजाइड करती है। पाकिस्तान किसी की इजारादारी कबूल नहीं करता। अब पाकिस्तान वो मैनिफेस्ट कर रहा है। आपने देखा है एक्टिविटीज हैं, काबुल में भी हुई हैं, कंधार में भी हुई हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस लिया है। 2 के जरा सख्त स्टेटमेंट है, वॉर इसमें ज्यादा नजर आती है, बट क्या करे जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया। आपने ऑप्शंस क्या छोड़ी? मैंने बताया 585 इन 2025 अभी तक टेररिस्ट एक्ट हो चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ आवर शोहदा हैं जी, हमारे यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर्स शहीद हो रहे हैं, बच्चियों को स्कूलों से निकाला। तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे, तो आप भी फिर काबुल और तोरा बोरा बनने के लिए अगर पाकिस्तान तैयार है तो फिर पाकिस्तान विल परस्यू इट। पाकिस्तान इज अ सीरियस कंट्री। अभी तक उन्होंने हमारी एप्लीकेशन इंडिया ने देखी है ना, काबुल ने देखी। मैं ह्यूब्रिस नहीं होना चाह रहा, मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं करना चाह रहा, मैं बढ़ के नहीं मारना पड़। डिसरिस्पेक्ट जब आपने बुनियादन महसूस किया तो दुनिया तो दूर की बात, पाकिस्तान के अंदर कई लोग हैरान हो गए, जो थोड़ा सा पोलराइजेशन की वजह से, जिनको शकूक शुबात है पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बारे में। पाकिस्तान इज कैपेबल, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उज़ैर, पाकिस्तान हैज द विल टू फाइट। और जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, कमजोर की कौन सुनता है? फ्रॉम अ वीक पोजीशन नोबडी इज टॉकिंग टू यू। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फ्रॉम अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ विक्ट्री। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से अपना एनालिसिस दे रहे थे। और पाक अफगान जो मुज़ाकरात हैं वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, और तुर्की की दरख्वास्त पर जो है पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा है, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। हम पर उम्मीद है इस मामले को लेकर। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से वाजे कर चुका है कि अमन का ख़्वाह है, लेकिन अमन को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात से अगर मामला हल होता है, अमन कायम होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल रहेगी, इससे भी लम्हा ब लम्हा आपको अपने प्रोग्राम्स में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे जी। पाकिस्तानी तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम गूगल ने तलबा के लिए शानदार तोहफा दे दिया है। अब स्टूडेंट्स जेमिनी AI प्रो प्लान 1 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी आम कीमत तकरीबन 5600 रुपए जो है वो महाना है। 56 को आप तुम्हें बता डॉक्स, स्लाइड्स और मीट जैसे जनाब बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं, रोजमर्रा के गूगल टूल्स हैं, जिनमें अब जेमिनी AI स्टडी प्रेजेंटेशंस और रिसर्च को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा। सवाल ये कि क्या ये कदम तालीमी इनकलाब की शुरुआत साबित होगा, और पाकिस्तानी तलबा इस मौके से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AI एक्सपर्ट अहमद साहब। अहमद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि गूगल की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को बड़ी सहूलत फराहम की जा रही है, कितना बड़ा कदम समझते हैं, और स्टूडेंट्स को किस तरह से उनकी स्टडीज़ में, उनके प्रोजेक्ट्स में डिग्री के उसूल में मदद दे?
देखें बेसिकली जे शायद उन्होंने हमारा वो वाला शो देख लिया जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जी AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैट GPT और चीज़ों को ब्लॉक नहीं करना, बैन नहीं करना, उनको अपनाएं। तो अब गूगल के साथ अगर मिलके उन्होंने कितना बड़ा कदम उठा लिया है तो मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है ना इसका साथ देना चाहिए। वैसे मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स के लिए, बाकी प्रोफेशनल्स को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसके साथ देखें जेमिनी इज द सेम लाइक चैट GPT, ठीक है, लेकिन वो गूगल से कनेक्टेड क्योंकि गूगल की चीज़ है तो उसको जिस तरह हम google.com यूज़ करते हैं इसी तरह हम जेमिनी उसके साथ साथ और भी बेतहाशा। अच्छा मंजूर सर, जरा ये भी बताइएगा कि अभी तक हमने सिर्फ इसका पिक्चर्स बनाने वाला फायदा जो है ना जेमिनी का वो देखा है मतलब आप वो भी इसके फायदे बताएं जो लोगों को नहीं पता ताकि वो टूल्स भी यूज कर सकें। देखें जेमिनी इज जस्ट यानी कि वो बिल्कुल काम करता है चैट GPT की तरह, यानी आप पिक्चर्स तो बना ही लेंगे लेकिन आप उस पर प्रेजेंटेशंस, उसके ऊपर रिसर्च वर्क, उससे रिसर्च करवा सकते हैं और बेतहाशा चीज़ें इस तरह की करते हैं जो आप चैट GPT से करते हैं। तो यही समझ लें कि ये उसका एक कंपैटिटर, रेप्लिका, व्हाटएवर जो भी आप अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। अपडेटेड वर्जन चैट GPT का नहीं, चैट GPT इज ओन्ड बाय OpenAI, ये ओन करता है गूगल। तो तालीम और लर्निंग पॉइंट से कितनी तब्दीली आने वाली है? देखें ये तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोग क्या करते हैं। जैसे हम एक दफा पहले भी बात कर रहे थे कि चैट GPT में जैसे बीवियां बना के लोग फिर रहे हैं या गर्लफ्रेंड बना के फिर या बॉयफ्रेंड बना के लड़कियां फिर, अगर वो काम करने हैं तो वो भी हो जाएंगे इस पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो करने चाहिए, कुछ अच्छे काम करने चाहिए। हम यही बस अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि कौन कौन से इसके टूल्स हैं जो बड़े बेनिफिशियल। देखें जेमिनी बजाते खुद एक टूल है, ठीक है, गूगल के जो टूल्स हैं उनमें मीट भी आ रहा है, उनमें प्रेजेंटेशन, उनमें डॉक, ठीक है, और बेतहाशा गूगल के अपने टूल्स हैं। तो जो प्रो जब आप लेते हैं ना उसके अंदर ये सब टूल्स आते हैं, तो जेमिनी इज वन ऑफ देम, यानी उसका प्रो वेरिएंट इज वन ऑफ देम। तो असल में गूगल प्रो की सर्विसेज मिल रही हैं। सही। तो गूगल प्रो के अंदर आप वीडियो कॉलिंग भी, आप क्लास जनरेशन से लेकर तो प्रेजेंटेशन जनरेशन, इवन आपको गूगल ड्राइव मिल रही है उसके अंदर जी। तो जेमिनी तो एक जस्ट यानी ये चैट GPT से बिल्कुल एडवांस आगे मॉडल है जो प्रो है, मतलब जिसमें सब कुछ आपको मिल सकता है। सैम ऑल्टमैन नाराज हो जाएंगे आपसे देखें चैट GPT इज जस्ट फॉर चैटिंग, ठीक है, गूगल की और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनमें गूगल मीट है, जिसके अंदर गूगल सर्च है, जिसके अंदर गूगल डॉक्स हैं, क्लाउड है, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। जो प्रो गूगल का एक प्रो सेक्शन आता है, प्रो जब आप प्रो परचेज करते हैं तो ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। तो जेमिनी इज वन ऑफ दोज टूल्स जो कि उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया 1 साल के लिए, पहले ये नहीं था, ये आपको अलग से परचेज करना। तो अहमद साहब ये स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ? अभी फिलहाल तो यही लग रहा है। तो उसमें क्या आपको अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे जिस तरह बसों में सफर करते हुए कभी हम दिखाया बेसिकली उसकी वेरिफिकेशन होती है। अच्छा, जैसे वो जब हम जवान थे तो कार्ड नहीं, कार्ड दिखाया करता था ना, स्टूडेंट है, बस इसका किराया वो कम हो सकता था, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपको कैंटीन में खाना जो है डिस्काउंट पे मिलता था, बहुत फायदे होते थे। तो इसलिए यहाँ पे भी जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देती हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपना स्टूडेंट्स को बेसिकली वेरिफिकेशन करते हैं उसकी, तो आप वेरीफाई करवाएं। अच्छा चलिए, स्टूडेंट्स को इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है तो ये बता दें कि AI टूल्स के इस्तेमाल से तालीम और लर्निंग का जो तरीक़ेकार है ये टीचर्स के लिए किस हद तक बदल जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव होगा? देखें अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने टेवटा में एक ट्रेनिंग करवाई जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम कराया। वहाँ पे हमने AI के टूल बॉक्सेस पे बात की कि टीचर्स के लिए कौन कौन से टूल्स ज़रूरी हैं AI के, जिनमें चैट GPT है, मैजिक स्कूल है और बेतहाशा, कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, आप कैसे सेकंडों में एग्जाम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वो एक होता है ना, मैं वहाँ पे बात करता हूँ, एक सरप्राइज एग्जाम होता है, तो अगर सपोज करें आप सोच के गए हैं और बच्चा आउट हो जाता है यानी कि एग्जाम, तो वो आप फौरन सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दें और एग्जाम तैयार होकर फौरन स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए आसानी होगी कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। बच्चों के लिए क्या चीज़ है कि अगर वो 1 घंटे का काम 10 मिनट में करना शुरू हो जाए तो आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और जैसे मैम भी पिछले दिनों किसी एक यूनिवर्सिटी गई हुई थी देने के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और बेतहाशा चीज़ें उनको जो है ना आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, ये तो हो गया कि आपने बड़ी बेहतरीन बातें कर दी हैं। अच्छा है, 1 क्लिक पर हर चीज़ मिल रही है, 1 क्लिक पे असाइनमेंट भी मिल रही है, 1 क्लिक पर साजा भी हैं जो इतनी एफर्ट नहीं करेंगे और अपना उन्होंने जो भी लेक्चर देना है वो तैयार कर लिया। इससे जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो काम करना कम कर देगा? नहीं जी। देखें मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ हर जगह पे, मेरे हिसाब से मास्टर्स या MBA की डिग्री लेने के बाद आपका काम CV छांटना नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिकल वर्क कन्वर्ट हो जाएगा मशीन्स के पास,
क्रिएटिविटी रिमेन्स देयर। नहीं, क्रिएटिविटी तो रहेगी, लेकिन एक जिस तरह मसल्स की हम मशक करते हैं ना, उसको मुसलसल करनी पड़ती है। ये नहीं कि करके छोड़ दिया तो जनाब बस 1 साल किया तो चलता रहेगा। अब दिमाग भी मुसलसल इस्तेमाल में रहेगा तो सही रहेगा, वरना रस्ट लग जाएगा, संग आलूद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी तो कम हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी रीजन ये है कि अब सपोज करें जैसे प्रोग्रामिंग जो है या ऐप जो है, आप एक प्रॉम्प्ट दें वो आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब आपने उसको बेहतर से बेहतर करते जाना ना। पहले आप क्या करते थे, अच्छा जी आपने एक मेन्यू ऐड किया, उसके बाद उसको आप डीबग में लग गए, डीबग में लग के सब कुछ भूल भाल गए। मेरा ख्याल है तब दिमाग ज्यादा ऑफ होता था, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती थी, क्योंकि आप एक टास्क पे ही लगे रहते थे। लेकिन अहमद साहब उसमें ये था कि आपकी एक्सपर्टीज थी। अगर एक टीचर है तो वो टीचर मतलब उसी तरह से काम करे, डॉक्टर है तो उसी तरह। अब हर कोई राइटर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया, हर चीज। और जो यहाँ से आता है उस पे अमन्ना वो सदकना कह देते हैं, और अपने तौर पे आप रिसर्च भी नहीं करते, अपना माइंड भी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। हमारा प्रॉब्लम है ना, है तो सही। चाहे ह्यूमन एंड से हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी का मसला, उससे भी इल्जाम दे रहे हैं। वो आप जैसे मजे की बात है, देखे कि हम तो माशाल्लाह वो कौम है ना कि जो जब ईमेल भी कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे लिख देते हैं ऐड योर नेम हियर एंड ऐड डेट हियर, उसको ऐसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड्रॉइड वाला भी भेज रहा होता है सेंड बाय आईफोन, ठीक है ना, नीचे लिख के कॉपी पेस्ट। कहने का मकसद ये है, दिमाग को इस्तेमाल तो हमने करना है, ऐसे ही है। अगर हम छोड़ देंगे तो वो बेशक ऐसे छोड़ दे, बेशक वैसे छोड़ दे। लेकिन तब इश्यूज बहुत ज्यादा थे। अब वो इश्यूज एक्चुअली उनको खत्म करके क्रिएटिविटी को ज्यादा किया गया। इस पूरी चीज को समझ के देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी चीजें बढ़ गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर ये जो एक वॉस पड़ा हुआ है, इस वॉस को डिफरेंट तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। हो सकता है जब वो बंदा इसको बना रहा हो, उसके दिमाग में एक आइडिया हो, लेकिन एक पॉइंट किसी जगह से गलत हो गया, खराब हो गया, उसका सारा फोकस उस पर चला गया होगा। तो बनाना उसने किसी और तरह का था, लेकिन वो सिर्फ आपको एक इनपुट दे रहा है। लेकिन अहमद साहब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो इतना चेंज आ रहा है, हम मूवीज में देखते होते थे कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है, रोबोट्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती है, और वो चीजें अब हम होते हुए देख रहे हैं। तो आगे आने वाला दौर ऐसे ही होगा, गाड़ियां उड़ रही हैं, मतलब वो चीजें इस तरह हो रही है। तो यही टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो रोबोट्स, तो फिर एआई एंकर भी आ गए अब तो। देखें, एआई एंकर वहां तक काम करेगा जहां तक आप उससे करवाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर तो आप एआई को कोलैबोरेटर या असिस्टेंट लेके चलेंगे, वो आपका असिस्टेंट है, ठीक। लेकिन जब आप उसको दिमाग पे हावी कर लेंगे ना, फिर चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं एक और जुमला कई दफा बोलता होता हूँ कि जी कई दफा ना वो ब्लू टिक और इस पे बड़ी फड्डे चल रहे होते हैं हर बंदे के। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरी वेरिफिकेशन ये कैसे कर सकते हैं, वो भी पैसे देके, सिंपल। लेकिन अहमद साहब ये चीज़ तो है कि अब आने वाला जो दौर है, मुस्तकबिल है, लोग फिक्रमंद हैं, क्योंकि बहुत सारे शोबों में नौकरियां तो देखें खत्म हो गई हैं। उसकी एक सिंपल सी बात है, 66% जो जॉब्स हैं वो अपग्रेड हो जानी है दरअसल, ठीक है, खत्म नहीं होनी, अपग्रेड होनी है। ये याद रखिएगा, हम लोग ना खत्म की तरफ फौरन चले जाते हैं। नहीं, लेकिन अपग्रेड से मुराद ये है कि मतलब अब बहुत सारे जो टास्क हैं, मल्टीपल टास्क हैं, वो एक बंदा बैठ के परफॉर्म कर लेगा। ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ड्राइवर ही नहीं होंगे। मतलब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, स्टूडियो में हम बैठे हुए, मैं एक इदारे में था, वहाँ पर रोबोटिक कैमरास आ गए, मां को भी पता है। पहले वहाँ पे स्टूडियो के अंदर इतने कैमरामैन हमें नजर आते थे, लेकिन बाद में उन्हीं सारे कैमरास को 8-10 कैमरास को एक बंदा ऊपर से बैठ के ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, तो 9 लोगों का तो रिस्क गया ना चला गया। देखें, फिर मैं इसकी मिसाल एक देता होता हूँ कि सपोज करें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, चलें आप कैमरा चलाने वाले लोगों की बात करें, चलें उन्हीं की कर लेते हैं, ठीक है। उनमें से 2 को ये पता लग गया कि ये ऑटोमेटिक कैमरास आने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने उस पर सीखना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया, राइट। वो जब टेक्नोलॉजी आई फिर उन्होंने उस पर सीखा, नहीं उससे पहले नहीं वो सीख सकते थे उसको। देखें, जब रिसर्च कर रहा होता है ना इंसान, वो आगे की सोच रहा होता है हमेशा, ठीक है। चलें मैं वही मिसाल देता हूँ, मैं नॉर्मली देता हूँ कि 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग गया कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है, ठीक है। 3 उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं, हम पैसे जोड़ रहे हैं, समथिंग चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना। 1 साल बाद जब मोटर वाली कश्ती आएगी ना, तो ये 2 लोग पैसे भी ज्यादा कमा रहे होंगे, ये 2 काम भी ज्यादा कर रहे होंगे और इंटेलिजेंटली कर रहे होंगे। जहाँ पहले ये 1 चक्कर लगाते थे चप्पुओं से, अब 10 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आना जाना एक दिन में हो रहा है, वापस घर आके सो रहे हैं, उधर नहीं सो रहे दूसरे किनारे। अब 40 साल के बंदे ने अपने दौर में जो स्टडी की होगी, वो कहाँ दोबारा सीखेगा, करेगा। कल मैंने फेसबुक पे लगाया था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एरा, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज द फार्मूला एक्चुअली। अगर आप अनलर्न नहीं करना जानते हैं ना, और आप वहीं पे स्टिक हैं, नहीं हम तो पता नहीं क्या चीजें हैं,
आप फिर वाकई वो धरना देके बैठने वाले हो जाएंगे कि लो जी हम तो, हमारी तो जॉब चली गई, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, हमें देखो जो नया बच्चा आया उसको ₹1,00,000 दे रहे हैं, हमें 20,000 दे रहे हैं, फिर वाकई वो लड़ाइयाँ होंगी। तो हमें लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये जो है जिद्दत तो हमें सीखनी चाहिए और उसमें जो है फ़ायदा तो होना चाहिए। अच्छा, अब हम जो स्टूडेंट्स के फ़ायदे की बात कर रहे थे, थोड़ा सा टीचर्स की तरफ भी आ जाते हैं। टीचर्स भी आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं? उन्हें पता है कि बच्चों ने वो निकालना नहीं है, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, जो भी चीज़ कहेंगे, जितने सफ़ात की कहेंगे वो मिल जाएगी। और टीचर्स के लिए किस किस्म के रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं आईटी से रिलेटेड, वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया मॉडर्न एरा के? देखें, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमने टेप्टा के अंदर क्या किया, पूरे टूल बॉक्सेस एक्चुअली बनाए हैं। अच्छा, अब वो टूल बॉक्सेस क्या हैं, जैसे आप माशाल्लाह एंकर्स हैं, आपका डिफरेंट टूल बॉक्स है, मेरा डिफरेंट टूल बॉक्स बनेगा एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, टीचर का डिफरेंट बनेगा, हर बंदे का एक डिफरेंट टूल बॉक्स है। आप वो टूल बॉक्स ले लें, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। अब देखें, हम पूरे का पूरा एग्जाम सिस्टम चेंज कर सकते हैं इससे, यानी इन नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके। कैसे कि जी एक बच्चा, अब हमें तो पता है यानी एज ए टीचर के ये बंदा ChatGPT से बना के लाया, लेकिन मैं अगर उसको कहूँगा इसको डिफेंड करो, वो डिफेंड नहीं कर पाएगा कभी भी, अनटिल वो पढ़ के आएगा और उसको एक एक पॉइंट पता होगा। मैं सिर्फ 10 सवाल, मैं इनको कहूंगा कि जी पूरे सिर्फ 10 सवाल करूंगा, 10 में से अगर आपके 8 के जवाब ठीक हैं तो इट्स फाइन। आप यानी कि दौर बदल गया, पहले रट्टा सिस्टम होता था, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। अब ये होगा कि एआई से असाइनमेंट बनवा लो, जेमिनी से बनवा लो, कॉन्सेप्ट फिर भी बच्चों के क्लियर नहीं। यानी कि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। ये माइंड अपना जरूर अप्लाई करें, माइंड अपना जरूरी इस्तेमाल करना। बॉडी को हरकत देते हैं ना, माइंड को भी हरकत देते रहा। शुक्रिया अहमद मंजूर साहब आपके वक्त का। और यकीनन जहां बहुत फायदे हैं वहां बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि नुकसानात भी सामने आएंगे। अगर तो इसको सही, वही वाली बात है कि टेक्नोलॉजी, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। और क्रिएटर्स हैं, आप एलॉन मस्क को सुन रहे हैं और लोगों को सुन रहे हैं, तो वो भी इस खतरे की निशानदेही करते हैं कि फवाइद के साथ साथ जनाब नुकसानात तो हैं ही, लेकिन ये है कि आप मॉडर्न दौर के लिए अपने आप को तैयार रखें। और उज़ैर, मैं देख रही थी वही वाली बात होगी कि वो पहले भी शायद मैंने कहा था कि ढोला सानू प्यार दे नशिया दिला के, आगे आप लोगों को पता ही है, ये खुद सारी चीज़ें अब बुक्स की तरफ जा रहे हैं। वो सारी अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर वेस्ट में हम देखें ना, तो वो दोबारा से उस तरफ जा रहे हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात हमारी हैं, बुक्स पढ़ना, एक्टिविटीज़ करना, ब्रेन का इस्तेमाल करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो काइंडली आपने करना ही करना है। इस मैसेज के साथ हम चलते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, बढ़ती हुई बांझपन की शरह के बायस IVF और IUI जैसे जदीद तरीका इलाज का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ये तरीके उन जोड़ों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आए हैं जो तवील अरसे से औलाद की ख्वाहिश रखते हैं। जी बिल्कुल। और IOF और IOI का तरीका इलाज क्या है और इनमें क्या फ़र्क है, इसी पर हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ की खुसूसी रिपोर्ट है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। आज के हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीना हक। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रूबी। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू मैम, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। लेस देन यू। ओह नो। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी की ख़वातीन हैं, हम सब औरतें हैं, इन सब ने 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। ये जो 3 फेजेस होते हैं, इसमें भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ब्रेस्ट आगुमेंटेशन की तरफ जाती हैं, रिडक्शन की तरफ जाती हैं और बेली टक सर्जरी की तरफ जाती हैं। ये कितना सेफ़ है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, ये हमारी ख़वातीन को बताइएगा। बेटे, ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है ना, ये मैं समझती हूँ कि मैं दिमागों में कूट कूट के औरतों के भर दूँ। ठीक है। और मैंने इतनी दफ़ा इस पे बात की है और इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं इन 3 स्टेजेस से पहले थोड़ा सा चलूँगी कि उस बेचारी, वो जो एक प्यारी सी बच्ची दुनिया में आने वाली है, उसके हाथ में उस वक्त कुछ नहीं होता जब वो एक नासमझ माँ के पेट में पल रही होती है। अगर वो नासमझ माँ टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं करेगी तो वो उस बच्ची को टॉक्सिक चीज़ों से अफेक्टेड पैदा करेगी। यानी उसकी जो एग्स का स्टोर है वो शायद नॉर्मल से कम हो सकता है कोई कंजेनिटल एनॉमली बन जाए उसके टॉक्सिक चीज़ें खाने से, और बहुत सारे ऑटोम्यून और पता नहीं क्या क्या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स।
बहुत सी बच्चियां आ रही हैं जिनके 2-2 यूट्रस हैं, वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो रहे। तो एक स्टेज तो वो है जहां हम बेबस हैं, जब हम अपनी माँ के पेट में हैं। फिर हम बेबस हैं जब चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, वो तो आप टोटली माँ के ऊपर है ना। फिर वही बात आ गई कि समझदार माँ तो समझदार बच्ची को देगी, सेहतमंद बच्ची। तो उसके बाद टमी टक और वो जो ब्रेस्ट की एनहांसमेंट और फिर आपके फेस की वो सारा कुछ, देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने जैसे बनाया वो हसीन बनाया, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको कोई ग्रॉस कोई है प्रॉब्लम तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन ये जो आप सारा कुछ फेस में और इधर उधर डलवा रहे हैं ना, जी जी, ये इवेंचुअली तो इन्होंने जीनो एस्ट्रोजन्स में बदल जाना है। ओके, ये लोगों को नहीं पता। या एंड दे गोइंग टू डिस्टॉर्ट देयर यूट्रस, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स और पता नहीं क्या क्या। तो बहुत ज़्यादा ये अपने लिप्स को वो इनगॉर्ज करना या ये यहाँ पे सारा कुछ करवाना और हर वक्त यही देखते रहना कि अब एक ज़रा सा ये है, इसको तो मैं ठीक करा लूँ। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी लेट शादी होती है और कहते हैं कि एज ज़्यादा हो गई है और वो फिर बच्चा कंसीव नहीं कर सकती, इसकी वजह क्या है? बेटे इसकी तो बहुत सारी वजह हैं आजकल। पहली बात तो ये लेकिन है एज मैटर करती है इस चीज़ में? इट डज। देखिए न्यू बॉर्न बेबी के अंदर एडल्ट एग्स हैं, ठीक है। अब वो जितने साल बच्चा पैदा नहीं कर रही वो एज अप हो रहे हैं ना, उनकी एज भी बढ़ रही है, बच्ची की एज बढ़ रही है और साथ तो एग्स जो हैं वो तो उससे भी 4 महीने बड़े हैं क्योंकि वो तो पहले ही बन गए थे पेट में, ठीक है। वो तो जब बच्ची 5 माह की थी या 6 माह की पेट में थी तब से कंप्लीट हो गए हैं, वो दे चुका है अल्लाह सुब्हान ताला उसको। तो वो शी इज़ बोर्न विद एग्स जो कि उससे भी पहले बन गए थे। बिल्कुल। फिर वक्त के साथ साथ द क्वालिटी ऑफ एग इट डिक्लाइंस। 35 के बाद जैसे थोड़ा कर्व ऐसे आ रहा है ना डिक्लाइन का, ठीक है। 35 के बाद यूं जाता है ओह डिक्लाइन। माय गॉड, मतलब आपके चांसेस कुछ ही रह जाते हैं बच्चा कंसीव करने के? नहीं, अगर उसकी माँ अक्लमंद थी और उसने कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं खाई, ठीक है, और टॉक्सिक माहौल में नहीं बैठी, या उसने इशा से तहज्जुद तक नींद पूरी की, मेलाटोनिन उसका नेचुरल सिक्रीट हुआ और उसने और कोई गड़बड़े नहीं की, तो उसकी बेटी के एग्स की क्वालिटी बेहिसाब अच्छी होगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी बेटी की जब पैदाइश होने से पहले आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फेलोशिप एग्ज़ाम। ओके। और हर वक्त वो इतनी इतनी मोटी किताबें, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी कोई इंटेलिजेंस ऐसे है कि जैसे वो पिक्चर खींच लेती है। ज़बरदस्त, ऐसा होता है। तो फोटोजेनिक मेमोरी उसकी है और शी इज़ फार टू इंटेलिजेंट देन आई एम। तो मेरे ख्याल में व्हाट आई एट, व्हाट आई थॉट, व्हाट आई वाज रीडिंग, वो डिड मेक अ डिफरेंस। ओके। और ये एक बात मैं आपको और नाजरीन को बता दूं कि अगर किसी लड़के ने वो चाहता है कि उसकी औलाद इंटेलिजेंट हो तो एक इंटेलिजेंट लड़की से शादी करें। इंटेलिजेंस लड़कियों से ट्रांसमिट होती है, माँ से ट्रांसमिट होती है, बाप से नहीं होती। अच्छा, आज हम आपकी वो जो है एक लेबॉर्ट्री भी चेक करेंगे जो आपने IVF की हाँ, ये मैं है। चाहती थी कि आप ये बात करें, क्योंकि जब तक आप उस जगह को नहीं दिखाएंगे जो कि लोगों के को अजीबोगरीब उनके बारे में आइडियाज़ हैं कि लोग समझते हैं कोई ट्यूब है वो अमेरिका से आती है और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है और वो हम ट्यूब अंदर रख देते हैं और बच्चा ग्रो करना शुरू करता है। मेजॉरिटी को ये आइडिया। ठीक है, हम छोटी सी एक मिसकंसेप्शन लोगों की दूर करते हैं कि IVF ऐसी लेबॉर्ट्री है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो अब मायूस हो चुके हैं और एक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो उनके लिए ये एक लैब है जो आज हमें आप विजिट जी एग्जैक्टली, जिसमें स्पेशली मेल पार्टनर का अगर डिफेक्ट है, जैसे कि जीरो स्पर्म्स हैं ही नहीं, फिर हम पीछे टेस्टिकल से या एपिडिडमस में से हम सर्जरी करके स्पर्म्स हमें 10-20 स्पर्म मिल जाएं, हमें 10 ही काफ़ी है, मिलियंस की ज़रूरत ही नहीं आई। हम फिर वो उसको एक बारीक सी नीडल से एग में इंजेक्ट करते हैं और फिर एम्ब्रियोज बनते हैं। 5वें या 30वें दिन हम देखते रहते हैं कि वो जब एम्ब्रियो बन जाएगा वो एक मलबरी टाइप की एक चीज़ बन जाएगी, फिर हम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ज़बरदस्त। प्लीज़ हमें अभी आपकी लैब का विजिट चलिए करना हम होगा। आपको लैब दिखाते हैं।
बिल्डिंग दिस पोर्शन इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया और यहाँ पे परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। ठीक है। और इसके आगे ये तो रिकवरी है, फिर उसके आगे वेरी हाईली सेंसिटिव एरिया है जिसके अंदर के टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं बाकायदा वो बनते हैं। तो इसलिए आई विल टेक यू टू द लैब और वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम सब कुछ करते हैं। ठीक है। So this is the restricted area, no entry without permission. Okay? लेकिन तुम्हें परमिशन है। Thank you. आ जाओ। तो ये एयर शावर है जो एक कर्टन बनाता है कि इस कमरे की जो कंटेमिनेटेड हवा है वो अंदर ना जाए। ठीक है। तो ये अभी जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त। तो स्टार्टेड वर्किंग। आ जाइए। हम हाथ धो के जाते हैं क्योंकि हाथ ज़्यादा कंटेमिनेट होते हैं। तो ये सोप जो है ये विदाउट खुशबू है, स्मेल के विदाउट स्मेल। तो क्योंकि एग्स को ना खुशबू पसंद है, ह्यूमन एग्स को ना शोर पसंद है ना ज़्यादा लाइट पसंद है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेन लैब जहाँ हम एग्स को लेके जाते हैं वो वहाँ पे हम लाइट्स को बहुत डिम रखते हैं और वहाँ हम बोलते भी नहीं, ज़्यादा लोगों का जो चलना फिरना आना जाना वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। आइए। अच्छा रुबीना, आप ये देख रही हैं कि ये कुछ एक स्पेशल सा पेंट हुआ है, कुछ ये जालियां हैं ऊपर। तो ये जो एयर है ना इसकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आईवीएफ करने के लिए। इसमें पार्टिकल, बैक्टीरिया, डस्ट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। तो इसके लिए हमने ये छत के ऊपर बहुत बड़े बड़े यूनिट लगाए हुए हैं जिसको AHU कहते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स। तो इनसे हवा प्योरीफाई होके अंदर आती है और फिर आप ये देख रहे हैं जाली, इधर से ये स्टेनलेस स्टील ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये ऊपर छत पे जाती है। ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट से होके और फिर ये वापस इधर आती है। बस थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये कितना एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी एस्टिमेटेड अमाउंट आप बता सकती हैं? बेटे एक्सपेंसिव तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं क्या बताऊं कि क्या इसका है। लोग ज़मीनें बेच के, भैंसें बेच के और जेवर बेच के आते हैं और आते उस वक्त हैं जब 40 साल के करीब पहुंच रहे हैं, 35 साल के। देखिए अगर तब कोशिश करना बहुत मुश्किल है बेटे। अगर हस्बैंड का काउंट जो है वो 10 मिलियन से कम है, 15 मिलियन है या 15 मिलियन से कम है, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या ज़ीरो स्पर्म है, पीछे स्पर्म है, तो इसलिए उसको तो और कोई चांस ही नहीं है ना। टीबी से ट्यूबें बंद हो गई हैं, कोई चांस और नहीं है। यू विल हैव टू हैव अ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जिसमें तो मैंडेटरी है उसमें तो देर नहीं करनी। लेकिन जिसमें पेशेंट्स का, आज मैं एक और गलतफहमी भी दूर कर दूं कि पेशेंट्स ना 2-3 साल शादी को, चलो जी टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें। नहीं, आपके पास दूसरी ऑप्शंस हैं, आप टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्यों जा रहे हैं? तो हमारे सेंटर में, हमारा सेंटर डिफरेंट इसलिए है कि हम पहले वो आते हैं हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी कराने, हम उनको डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं कि बेटे आप इस तरह भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, सिनेरियोस सामने रखते हैं आपको। और वो जो हाईएस्ट सेंसिटिव एरिया है वो तो मतलब इट इज़ सो क्लीन कि आप जब उसका पार्टिकल काउंट लेते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी नीटनेस। अब ये हम इस शावर में से जाएंगे अंदर। ठीक है। क्योंकि ये शावर जो है हमें सारे पार्टिकल से फ्री कर दे। प्लीज को आइए। अच्छा रुबीना, अब हम जाएंगे एयर शावर के अंदर से क्लीनेस्ट एरिया। ये हमें क्लीन करेगी और फिर हम भेजेंगे। ठीक है। रुबीना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खिड़की में से एग्स, हम थोड़ी सी खिड़की खोलते हैं क्योंकि ये क्लीनेस्ट एरिया है। आपने देखा इसकी सारी दीवारें जो हैं ये स्टेनलेस स्टील।
सी जो है वो वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स एमिट नहीं करता, तो ये हमारी लैब के लिए आइडियल होता है। वरना अगर VOCs एमिट कर रही हूँ चीज़ें तो हमारा एग और एम्ब्रियो जो है ना इसको पसंद नहीं करते। तो यहाँ से फिर हम इधर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसमें वो एग्स आइडेंटिफाई करके हमें आवाज़ देते हैं कि जी इतने एग मिल गए। उसके बाद फिर हम इंक्यूबेटर्स में एग को 2 घंटे के लिए रखते हैं, क्योंकि वो बॉडी से निकल के शॉक में चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे शॉक में से निकलते हैं, फिर उनको क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करके तो उसी वक्त पहले से मियाँ के स्पर्म्स लिए होते हैं। बल्कि एक स्टेप और भी होता है कि हम जब एग्स निकालने हैं उससे 24 घंटे पहले हम इन इंक्यूबेटर्स में उनका फ्लूइड रख देते हैं, ताकि वो पीएच ह्यूमन पीएच से मैच हो जाए उस फ्लूइड का। तो उसके बाद हम एग्स उसी फ्लूइड में रख के और इंजेक्ट करते हैं। ये ह्यूज माइक्रोस्कोप है, इसको ICSI माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये सबसे महंगी चीज़ है इस लैब में और करोड़ों की इसकी प्राइस है। तो ये जो है ये इसके ऊपर एग इतना बड़ा नजर आता है, वो एक नुक्ता सा होता है और इस पे इतना बड़ा आता है। फिर हम वो ग्लास की नीडल्स में स्पर्म को पिक करके उसके अंदर छोड़ के आते हैं और फिर हम उन डिशेस को इन इंक्यूबेटर्स में, ये मिंक इंक्यूबेटर्स हैं, इनके अंदर हम रख देते हैं 3 to 5 डेज। फिर हम एवरी सेकेंड डे या डेली एम्ब्रियोलॉजिस्ट आके देखता है कि बीज बन रहे हैं कि नहीं, एम्ब्रियोज बन रहे हैं कि नहीं। फिर जब एम्ब्रियोज में डिफ्रेंशिएशन होने लग पड़ती है, एक तरफ प्लेसेंटा एक तरफ बेबी, तो फिर हम प्लेसेंटल वाले हिस्से से हम लेज़र के साथ एक सेल टीज करके निकालते हैं और फिर टेस्ट के लिए भेज देते हैं कि बेटा है कि बेटी, इसमें मौरूसी बीमारियां क्या क्या हैं, मोंगोलिज्म है कि नहीं है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका पता चल जाता है। बहुत जल्दी पता चल जाता है ये तो, बहुत जल्दी। और फिर क्या होता है कि वो 5 डे का जो एम्ब्रियो होता है हम उनको फिर फ्रीज कर देते हैं। फिर 15-20 दिन में रिजल्ट आता है। हमने नंबरिंग की होती है कि कौन सा बेटा है कौन सा बेटी है। इस तरह करके वो जब हमें भेजते हैं तो वो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी को हम फ्रीज कर देते हैं कि अगर प्रेग्नेंट ना हुए तो फिर दोबारा से हम डॉक्टर समीना बता रही थी कि इनमें आप लोग देते हैं जी, ये मिंक इंक्यूबेटर्स हैं और ये कल हमने केसेस किए हैं जिनके एग्स अब हम कल देखेंगे कि वो कितने एम्ब्रियोज में चेंज हुए हैं। तो लाइफ तो स्टार्ट हो जाती है ना उसी वक्त से। तो ये वाली मशीन जो है ICSI मशीन, ये ब्यूटीफुल माइक्रोस्कोप, मैं तो कहती हूँ जिसने इजाद किया उसको तो सलूट है या वो तो डेफिनेटली जन्नत में जाएगा। तो इतने होपलेस कपल्स को होप देती है ये मशीन, अमेजिंग ये इजाद है। और फिर उसके बाद इंक्यूबेटर्स हैं जिसमें माँ के पेट का माहौल दिया जाता है। और फिर ये रहेंगे, अभी हम इनको परसों देखेंगे या कल, ये तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पता है कि वो क्या करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है। फिर ये गैस सिलेंडर्स जो है ना, जो गैस जा रही है, इसके आगे भी फिल्टर्स लगाए हुए हैं ताकि वो और फिल्टर होके इसके अंदर जबरदस्त। ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है, अरूब लिखा हुआ है, आयशा लिखा हुआ है, इस तरह से नाम लिखे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना, आज आपने इतना कीमती वक्त दिया, आपके पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं उन लोगों के लिए जो अपनी औलाद जैसी नेमत से महरूम है। फिर आपने बहुत सारी और हमें अच्छी बातें बताई हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, यहाँ पर लेबॉर्ट्री में हम ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स हमारे देखते रहिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी महंगाई की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हालिया सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है और महंगाई जी मज़ीद बढ़ने का भी खदशा है। रिपोर्ट में रवां माली साल में जी पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह नमू 3%, महंगाई की शरह 7.2% और गुर्बत की शरह 21.2% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब सैलाब के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर सब्जियों और फलों की बात करें तो आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर दिखाई देते हैं। प्याज की मौजूदा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई है, जबकि मटर 500 रुपये, खीरा 200 रुपये और गोभी 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है।
ताहम टमाटर की कीमत में 50 रुपए कमी के बाद फी किलो 250 रुपए हो गई है। माहिरीन के मुताबिक सप्लाई चेन में रुकावटें और तलब में इजाफा कीमतों में उतार चढ़ाव का बायस बन रहे हैं, जिससे आम सारिफीन को रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सब्जियों की कीमतें क्या हैं, सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल खान, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम फलों की बात कर लें, फलों के रेट की, तो लाहौर में आज फलों के रेट क्या हैं और सैलाब के बाद कितना इजाफा हुआ है, ज़रा कंपैरिजन भी ड्रॉ कीजिए। जी सर, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें जो फल हैं, इसमें सेब काला कल्लू जो है सरकारी कीमत उसकी 345 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में सेब काला कल्लू जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें जो है अनार, अनार दो तरह का होता है, एक दानेदार होता है, एक कंधारी होता है। जो दानेदार है वो 520 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट के मुताबिक है, जबकि मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। इसी तरह कंधारी अनार जो सरकारी रेट है 490 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में कंधारी अनार 750-800 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें जापानी फल जो है इसका सरकारी रेट 175 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में 300 रुपये 350 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो जो है ये मुनाफाखोरी भी चल रही है, कुछ रेट बढ़े हैं। सैलाब ज़ाहिर है, सैलाब के बाद काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलें इफेक्ट हुई, हमारे फल इफेक्ट हुए, हमारी सब्जियाँ इफेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा। फिर उसके साथ साथ ये भी है, अब ये अगर हम बात करें अंगूर, सुंदरखानी अंगूर जो है सरकारी रेट के मुताबिक 580 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में सुंदरखानी अंगूर 1200 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह ये जो फल हैं, ये इनमें से बहुत सारे फल ऐसे हैं जो इंपोर्ट करते हैं, हम दरामद करते हैं अफ़गानिस्तान से, जो हमारा हमसाया मुल्क है। और अफ़गानिस्तान से हमारा जो है ट्रेड बॉर्डर बंद है, बदस्तूर बंद है। इसकी वजह से जो है वो हमारी जो है सप्लाई नहीं आ पा रही, डिमांड है, ऑटोमेटिकली प्राइस जायज़ करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी है कि मुनाफाखोरी भी चल रही होती है। मंडी में रेट जो है वो नहीं होता जो कि मार्केट में रेट लगाया जाता है। तो ये काम भी चल रहे हैं। ज़ाहिर इस हवाले से ज़रिए इंतज़ामिया कुछ ना कुछ काम करती रहती है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि ज़रिए इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक हो और हर मार्केट में जाकर रेट चेक करें कि किस तरह से अच्छा फैसल, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं सब्जियों के हवाले से बताएगा, सब्जियों की कीमतों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि टमाटर बहुत महंगा था, अब टमाटर की कीमत में कोई कमी देखी जा रही है? ऐसे कि टमाटर की कीमत में कमी आ गई है। इसकी वजह ये कि हमारा एक्सपेक्टेड था सिंध की प्रोडक्शन आनी थी, वो आ गई है। उसके बाद टमाटर मार्केट में जो है उसकी सप्लाई बढ़ गई है, इसकी वजह से कीमत कम हो गई। टमाटर की जो रेट सरकारी रेट है 170 रुपीज़ पर केजी है। मार्केट में टमाटर बिक रहा है 240, 250, 260 इस रेंज में बिक रहा है। फिर ऑब्वियसली लाहौर में आपको पता है एरिया वाइज होता है, जो पोश इलाके हैं, डिफेंस है, कैंट है, मॉडल टाउन है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही होती है। हाँ, कुछ हो भी रही होती है, कुछ ऐसा भी है कि क्योंकि जो एरियाज़ मंडी के नज़दीक होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे अशिया की कीमतें कम होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है। फिर उसके साथ ये भी है कि जो इलाके महंगे इलाके हैं वहाँ पे जो से पता है कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं काफ़ी अमीर हैं, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि कस्टमर एट टाइम्स बॉदर ही नहीं करता, कीमत ही नहीं पूछता और पैसे दे देता। तो अच्छा फैसल, बिल्कुल जाती है। इसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि पोश इलाकों की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी जो लाल लाल टमाटर हैं वो लाल नोटों के एवज मिल जाते हैं या नीले नोटों में सौदा? फिलहाल तो सही है, बेहतर हो गया है रेट। अब टमाटर का रेट कम हो गया है। पोश इलाकों में टमाटर 300 से लेकर 350, 400 तक चला गया हुआ है। इसका मतलब है लाल नोटों में मिल रहा है अभी भी। अभी आपको हरा नोट ही लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाल नोटों में कम से कम लाल लाल टमाटर। बहुत शुक्रिया फैसल खान, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि क्या कीमतें हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है और आवाम की पहुँच से दूर ही हो रही है खैर जो सब्जियाँ हैं और फल हैं। आई होप कि आने वाले दिनों में कोई महंगाई में कमी आ सके। बिल्कुल जी, और एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, जो कि सोशल मीडिया पर भी बहुत आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जाना भी होगा, लेकिन हम आपके लिए जनाब कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाले हैं। सऊदी अरब का हैरानकुन मंसूबा है और दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम। ये स्टेडियम ज़मीन पर नहीं बल्कि 350 मीटर यानी तकरीबन 1150 फीट की बुलंदी पर फ़ज़ा में बनाया जाएगा।
इसका नाम न्योम स्टेडियम रखा गया है, जहां पर 46,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। ज़बरदस्त। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ फुटबॉल मैचेस के लिए नहीं बल्कि एक तफरीही, सकाफती और समाजी मरकज़ भी होगा। और ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवानाई, शमसी हवा और पानी से हासिल बिजली पर चलेगा, यानी माहौल दोस्त और जदीद दोनों ही होगा। यानी कि लेकिन ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मंसूबा 2032 में मुकम्मल होगा और इम्कान है कि यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2034 के मैचेस भी मुनक्किद किए जाएंगे। तो जनाब, अब फीफा के जब भी मैचेस होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप आता है, तो हम देखते हैं कतर ने, आपको याद होगा, वहाँ पूरा कंटेनर्स के साथ स्टेडियम बना दिया था, दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदीया उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। तो सऊदीया का ये मंसूबा जनाब दुनिया की तामीराती तारीख में एक नया बाब रकम कर सकता है। जैसे फुटबॉल नहीं बल्कि ख्वाब आसमान पर उड़ते नजर आए, ऐसे ही नजर आ रहा होगा कोई नज़ारा। और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो हवा में होते हैं, और ऐसे ही एक स्टेडियम होगा तो कितना ज़बरदस्त नज़ारा होगा। से आप फुटबॉल भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तफरीह भी, चाय कॉफी पीते हुए एंजॉय कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, सब हर चीज ही सोडा पीना होगा वहाँ पे स्टेडियम में। आपका जो दिल करे आप आउटडेटेड तो नहीं लगेगा कि स्टेडियम में हम चाय नहीं नहीं, आपका जो दिल करे आप उस स्टेडियम में करें। बस अब आप ये प्लानिंग करें। उन्होंने तो प्लान कर लिया, उन्होंने मंसूबा बना लिया, आपने जाना कैसे, इस पर प्लान करना जरूरी है। और अगर चाय पानी की आप बात करें तो चाय की बात कर देते, तो चाय की जो शौकीन है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। चाय सेहत के लिए वाकई मुफीद है, मगर एक शर्त है, वो ये है कि जी आपने ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन जो है उन्होंने शाया की है एक नई तहकीक। उनके मुताबिक चाय तभी फायदा देती है जब उसे गर्म पिया जाए, और अगर आप गर्म चाय नहीं पी रहे तो फिर आप सोच लें। यानी कि जो गर्म चाय या कॉफ़ी है वो पीने से एंजाइटी कम होती है, मूड बेहतर रहता है और जज्बात पर काबू पाने में भी मदद देती है। यानी मैं तो इस रिसर्च के मेयार पर पहले से पूरा तो मैं कहता हूँ चाय हो तो गर्म हो, ठंडी चाय नहीं पीनी, और दोबारा गर्म करके तो उसको बिल्कुल नहीं पीना, नुकसानदेह होती है। ठंडी चाय जो पीते तो दूसरी जाने जो लोग ठंडी चाय, कोल्ड कॉफी या फिर कोल्ड टी पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, उनमें बेखाबी, डिप्रेशन और एंजाइटी के इम्कान ज्यादा पाए जाते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जिन लोगों को खून की गर्दिश के मसाइल होते हैं वो ठंडी ग़िज़ाओं और मशरूबात के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी अगली बार चाय पिए तो याद रखें कि जितनी गर्म है उतनी मुफीद होगी, उतनी मुफीद होगी। यस, तो कोल्ड कॉफ़ी हो गई, जो ठंडी ठंडी आप मशरूबात पीते हैं जो कि गर्म होनी चाहिए। हर कोई पी सकता है, हर कोई पी सकता है। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, उसका कोई क्राइटेरिया होता है। बहुत अगर आप कोई बर्गर है ना तो आप चाय वाली जगह पे कोल्ड कॉफ़ी पीना शुरू तो आप थोड़े वियर्ड लगे। लेकिन खैर, आप चाय पिए, कॉफ़ी पिए, जो भी पिए गर्मा गर्म पिए ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। या गले के लिए तो आजकल वैसे ही बड़ा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चाय के नशई लोगों के लिए हमने जी एक अच्छी खबर दे दी है, इस पर आपने अमल दरामद करना है और अपनी सेहत को मुफीद बनाना है। हमें एक ब्रेक पर जाना है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं दुनिया तेज़ी से बदल रही है, ताकत के तवाज़ुन तब्दील हो रहे हैं और मजहबी पेशगोइयाँ एक बार फिर मौज़ूए बहस हैं। क्या हम आखिर-उज़्ज़मा के करीब पहुँच चुके हैं? क्या दज्जाल का निज़ाम हमारे इर्द गिर्द कायम हो चुका है? थर्ड टेम्पल की तामीर, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और आलमी सियासत में जारी तब्दीलियाँ, क्या ये सब किसी बड़े आने वाले दौर का पेश ख़ैमा है? आज इन्हीं सवालात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, मारूफ रिसर्च स्कॉलर हैं। जाफरी साहब, आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम भाई। सर, दज्जाल के बारे में सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस्लामी अकीदा क्या है? बहुत ज़्यादा हम इस तरह की आजकल फिर से बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन है ही इस्लामी अकीदा, क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की एक बहुत बड़ी किताब जो सिर्फ एस्कटोलॉजी के बारे में है, एंड ऑफ टाइम्स की थ्योरीज के बारे में है, इट इज़ कॉल्ड किताबुल फितन। और किताबुल फितन कोई छोटी सी किताब नहीं है, कोई 200-400 हदीसों की, हज़ारों हदीसें हैं उसमें मुख्तलिफ टाइम्स हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया शेख अशाम ने, अमेरिका वाले, शेख नाजिम साइप्रस वाले, और शेख इमरान हुसैन जो है उन्होंने इस वक्त बहुत काम किया है। इसके अलावा दुनिया की बड़ी ताकतें, हम लोग तो जिस जगह पे हैं यहाँ पे शायद उतना इन्फ्लुएंस नहीं है स्टडी का, नॉलेज का, क्योंकि हमारा जो है वो लर्निंग सिस्टम डिलिबरेटली ख़राब कर दिया गया। अगर हम देखें ना तो ये सारी की सारी हदीस बिल्कुल एक्यूरेट पूरी हो गई हुई हैं।
और असल में दुनिया में ये ताकत का तवाज़ुन हमेशा से रहा। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है दजाल का। दजाल बेसिकली लफ्ज़ है दजल से, ठीक, धोखा देना, द डिसीवर। तो बेसिकली उसका काम है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हें जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, और जो उसके हाथ में जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, और जो दोज़ख होगी वो हकीकत में जन्नत होगी। तो आजकल हमारी सारी इंफॉर्मेशन, चीज़ें, एजुकेशनल सिस्टम सब कुछ बदला जा रहा है और बदल चुके हैं हम। और दूसरा, जहाँ से आपने शुरू किया, यस वी आर एक्चुअली इन द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग देयर। आगाज हो चुका है सर। हम मलहमतुल कुबरा के चौथे साल में हैं। और ये मलहमतुल कुबरा जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल की बड़ी जंग होगी, तो उसका 3 साल बाकी है। अच्छा, अब ये वो वाली जंगें नहीं है कि घोड़े दौड़ते जा रहे हैं और 6 महीने घोड़े दौड़ दौड़ के वो एक जगह पहुंचे हैं और फिर 2 दिन जंग हो गई। तो अब तो बटनों की जंग है, इट्स वीडियो गेम टाइप। तो ये बटनों की जंग है, उसके लिए चीज़ें स्केजुअल होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतें इस वक्त हेड ऑन्स में हैं। आपने दुनिया में जो है वो पावर कॉरिडोर्स को बदलते हुए देखा, दुनिया की ताकतों को बदलते हुए देखा। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी सही समझ आती है, मतलब जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे आता है, ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। अच्छा, थर्ड टेम्पल भी बनने जा रहा है, क्योंकि थर्ड टेम्पल बनेगा तो दजाल आएगा। अच्छा जाफरी साहब, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आगे साइंस भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। जिस तरह से अभी कहा यही जा रहा है कि एक निज़ाम होगा और वो आ चुका है ऑलमोस्ट। क्या दज्जाल कोई शख्स है या पूरी एक ताकत है, एक सिस्टम है जो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है? कर देता हूँ बेटा, कोई भी डिग्नेटेयर, कोई MNA MPA प्रेसिडेंट किसी मुल्क में जाता है तो उससे पहले उसकी सिक्योरिटीज़ को चीज़ें पहुँचती हैं, उस सारे मैकेनिज़्म को संभालते हुए जी। तो अगर दज्जाल जो है वो नेगेटिव ताकत का लीडर है, सुप्रीम लीडर है, ऑल द नेगेटिव पावर्स, तो उससे पहले उसका एक सिस्टम भी होगा जो उससे आने से पहले चीज़ों को टेकअप करेगा, और उसके बाद वो पर्सनैलिटी आएगी। दज्जाल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है कि ही इज़ ए पर्सनैलिटी। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी वाली हदीस हमने अक्सर सुनी हुई है। तो वो एक पर्सनैलिटी भी है, लेकिन उस पर्सनैलिटी के आने से पहले, यानी वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेला ही आ जाएगा और कहेगा कि चलो जी मैं उड़ाते बैठा था, सारे काम कर लेने। उसके आने से पहले उसका सारा सिस्टम दुनिया को कैप्चर करेगा। 3 जो है ना तंजीमें दुनिया में इस वक्त बहुत अहम हैं, जिसमें इल्यूमिनाटीज़ का हम नाम सुन रहे हैं। इससे पहले नाइट टेम्पलर्स, उसके पहले जो है वो फ्री मेसन्स। ये तीनों तंजीमें आपस में मिली, इन्होंने दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस, दुनिया की कम्युनिकेशन, मीडिया, एवरीथिंग, यानी जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं वो पहुंचती है, जो नहीं देना चाहते वो नहीं पहुंचती है। रेड हाइफर का आपने बहुत शोर सुना पिछले साल, 1.5 साल, उसके बाद वो वाइप आउट हो गया। कहाँ गया? जितना बताना था उतना बता लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे रोक के, सिर्फ असूल, शैतान को अल्लाह ने इजाज़त दी है कि तुम लोगों को बहकाओ, लेकिन शैतान को ये इजाज़त नहीं दी है कि लोगों को उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ बहकाओ। इसलिए शैतान आपको इंसेंटिव्स देता है, आपको कहता है कि जी मशहूर करा देंगे, आपको ये दे देंगे, पैसे दे देंगे, फिर वो आपसे कंसेंट लेता है और फिर आपको अपनी नेगेटिव ताकतों में शामिल करता है। मैं बारहा जब भी बात करता हूँ तो एक चीज़ जो हमें अपने बच्चों को दे के जाने की ज़रूरत है वो है अकीदा। जिस हालात में हम रह रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को अकीदा दे के नहीं जाते, अगली नस्ल में ये दीन आधा रह जाएगा और उससे अगली नस्ल में ख़त्म हो जाएगा। इतना ही टाइम है। और दूसरी चीज़, ये जो एंड ऑफ टाइम्स की है, तो जितनी मुझे समझ आती है, अगर हमारे बच्चों को अल्लाह ने आम सी ज़िंदगी दी, एवरेज ज़िंदगी दी, वो मौला साहिब उस ज़मान का जो है वो मौला इमाम मेहदी का दीदार करेंगे। इतना की टाइम है, अब इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, क्योंकि हदीसों में जो 14वीं और 15वीं सदी का जिक्र है जी, तो 14वीं सदी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये इस वक्त तो 1450 साल तो हो ही गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15वीं सदी। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, या अरब में जो सिस्टम है, वो डेसिमल से पहले का है, ठीक है। 1450 हमारे यहाँ जो इकाई बदलती है, मैं कैलकुलेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इकाई बदलती है 1550। तो इसका मतलब है कि 1475 से पहले कोई बजर बजने वाला है। उसके बाद आगे क्या होगा, कितनी देर चलेगा ये निज़ाम, कैसे होगा,
क्योंकि मैं एक दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ, जी जी, मुझे नहीं पता दरवाज़ा खुलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, मुझे ये पता है कि दरवाज़ा खुलने में इतना टाइम है। खुलने में टाइम। बिल्कुल जाफरी साहब, आप यही कह रहे हैं कि दरवाज़ा खुलने में कितना टाइम है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और वो भी मोहतात अंदाज़ा है। जिस तरह से आपने बात की कि ये बिगनिंग है एंड ऑफ टाइम्स की, तो कितना इसमें कोई बड़ा अगर हम बड़े एहतियात के साथ भी कोई अंदाज़ा लगाएं, कोई बात करें, तो कितना वक्त? सर देखें, 7 साल की ये जंग है आर्मागेडॉन से पहले की। आर्मागेडॉन इसके बाद की जंग है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है, वो इससे बाद की बात है। ओके, उससे पहले खुरासान के जो है वो लश्कर का भी जिक्र है। अब खुरासान का लश्कर जो है, हमारे यहाँ ये ख्याल है कि खुरासान जो है ये ईरान है, ईरान का सिर्फ एक सूबा खुरासान में। खुरासान के साथ जो इलाका बनता है वो अफ़गानिस्तान और ये रशियन बेल्ट के जो उज़्बेकिस्तान ये जो है ना, ये सारे ये वाले इलाके हैं। और फिर एक और हदीस है किताबुल फितन में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया था कि खुरासान के साथ एक बड़ा मुल्क मुसलमानों की मदद करेगा। तो खुरासान के साथ बड़ा मुल्क रशिया है, यस, नए ब्लॉक में। आप इसके बाद जो है वो अगर इसी तरह देखें तो ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं डॉट कनेक्टिंग का आदमी हूँ, मैं सिर्फ सोच के दरवाजे खोलता हूँ। हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी की जो पेशीन गोइयाँ हैं, या उन्होंने जो कहा था, या सखी सुल्तान बहू की किताबों में है, एशिया की सदी का जिक्र है। तो एशिया की सदी का मतलब है कि चाइना और इस तरफ के कंट्रीज दे आर गोइंग टू बी द सुपर पावर्स, और वो क्लैश ऑफ टाइटन्स बनेगा। उसके बाद एक और हदीस है कि 80 झंडे जो हैं वो मुसलमानों के मुल्कों पे यलगार करेंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे, 9,60,000 की बूट्स ऑन द ग्राउंड। और फिर अगर आप तीन इलाकों का जिक्र सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहम है, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अक्सा और कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये 3 आया सूफिया, बैतुल मक़दस और खाना काबा, ये 3 जो है ना अहम तरीन एरियाज हैं जहाँ से एस्कटोलॉजी कहती है कि यहाँ से बुनियाद शुरू होगी इमाम महदी अलैहिस्सलाम। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल इतना कोई आम सा एरिया नहीं है कि बार बार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र किया। तो शायद ये टर्की के ऊपर कोई हमला होने जा रहा है, ये रशिया कह रहा है। सब आपकी गुफ्तगू में से ही एक बात, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस बारे में बशारत दी गई थी, जिस फातह के बारे में, उन लोगों के बारे में, वो कहते हैं वो फतह अभी हासिल नहीं हुई, वो होनी है। सर हो सकता है, टू एवरेज ह्यूमन, ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया वो जो है वो हतमी है। हतमी तो सिर्फ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह। और नॉलेज इज लाइक एन ओशन, समुंदर में से किसी के पास एक बकेट हो सकती है, एक ड्रॉप हो सकता है, कुछ हो सकता है, हर बंदे ने अपनी अपनी प्रिएम्पशन के मुताबिक उसको चेक करना है ना। तो जितना कि मुझे समझ आता है, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह का जिक्र, नैमल अमीर व नैमल जैश का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह तो वही थी, वही थी फतह, वही थी। अब दूसरी फतह जो है ये हो सकता है होती हो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र से ऐसी। जैसे आपने पहले भी कहा कि अब ग्रेटर इसराइल की अगर हम बात करें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि हतमी तौर पर उन्होंने कहा था लास्टली हमारा टारगेट तुर्की ही हो सकता है। बेटा ये टर्किया तो इसमें से लाजमी होगा। अच्छा। और इसके अलावा यूरोप है, लेकिन एक तरफ देखिए, आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम किसके पास है? एक ही फैमिली के पास है। आपके पूरे गोल्ड के रिजर्व्स वो किसके पास है? वो तकरीबन एक ही फैमिली के पास है। आपकी पूरी दुनिया की मैनेजमेंट, मीडिया, वॉइसेस किसके पास है? वो भी एक ही है। और इन सारों का ताल्लुक भी पीछे जाके एक ही जगह से मिलता है। और एक और चीज़, एक हदीस है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वैलल अरब, आपने 3 मरतबा फरमाया कि अरब बर्बाद हो गया, वैलल अरब, वैलल अरब, वैलल अरब, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया। तो बीबी ज़ैनब बिन्त जहश जो उम्मुल मोमिनीन थी, उन्होंने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस परेशानी का सबब? फरमाया खित्ता अरब उस वक़्त तक तबाह नहीं होगा जब तक अरब के बादशाह बुत परस्तों के साथ मिलकर बुत परस्ती न शुरू कर लें। आपने मंदिर बनते नहीं देखे, आपने मूर्तियों के आगे थाली खड़े हुए लोग नहीं देखे, आपने दुनिया में नहीं देखा। क्या सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि एक बादशाह जिसका नाम जो है वो जानवर के नाम पे होगा,
वो आपने शाह फहद को नहीं देखा, चीते को कहते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें चेंज हुई। आपने सरकार की हदीस में अब्दुल्ला का नाम नहीं सुना कि अरब का एक बादशाह अब्दुल्ला नाम का होगा और उसके बाद चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। तो फिर हम एस्कटोलॉजी की जब बात करते हैं ना, तो एस्कटोलॉजी की सबसे बड़ी निशानी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो आपने फरमाया क़यामत की सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, किताब आखिरी कुरान है, इसके बाद ना नबी है, इसके बाद क़यामत का इंतज़ार करो। तो इतना ही है इसमें। अगर आप ये समझें कि कुछ सैकड़ों साल तो ठीक है, हो सैकड़ों साल, मैं मतलब मैंने इसको खींच के करीब नहीं करना, लेकिन मैं जो अल्लाह को जाके जवाब देना ना, जितनी मेरी कैलकुलेशन, जितना मुझे आता है, उसको मैंने दयानतदारी से इस्तेमाल करके जो मेरे पास आंसर आएगा। जितना बयान कर दिया गया है, क्या क्या निशानियां हैं, कितनी वाज़ेह हो चुकी हैं, कितनी रह गई? बेटा, एक हदीस में एक लफ्ज़ है, चांद बार बार सुर्ख होगा। उस वक़्त में ब्लड मून का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अरब में, और अगर मैं उठा के देखूं तो आधी सदी तो मैंने भी गुजार ली, तकरीबन 50 साल तो मुझे भी दुनिया में आंखें खोले हुए हो गए। तो मैंने पिछले, अगर मैं दौर में देखूं तो ब्लड मून जो है वो पिछले 30 साल में 15 हुए होंगे, 20 हुए होंगे, और पिछले 3 साल में 5 हुए। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये ब्लड मून होता है तो वैसे वैसे आपको कोई ना कोई नई हैपनिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव ताकतें, दो चीज़ें हैं, चांद की दो हालतें बेसिकली अल्लाह ने, एक चांद सिर्फ ये घूमने के लिए नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ है जी। ब्लू मून जो है वो पॉजिटिव ताकतों को एम्पावर करने का बायस बनता है, और ब्लड मून जो है वो नेगेटिव ताकतों को एम्पावर करने का बायस बनता है। ये अमावस की रात में और ये सारे ये रिचुअल्स ये इसी तरह ये ख़ास हालतों के होते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव ताकतें हैं, इनको ज़रूरत है इन्हीं अजराम फल्की से एनर्जी लेने की। पॉजिटिव ताकतों को परवाह ही कोई नहीं है। यानी अल्लाह जो है वो मच्छर को कहता है तो जाके जाफरी साहब फल्कियात के हवाले से हो गया यानी आसमान से हमें ये साइंस मिलते हैं। ज़मीन में अगर हम देखें क्या अलामात हो सकती हैं, जंगें हैं, फितना है, या फिर मौसी हालात जो बुरे हो रहे हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन ने फरमाया पानियों में से आग के शोले बुलंद होंगे। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन ने फरमाया कि तुम देखोगे कि वो लोग के जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। सर आपने बैलिस्टिक मिसाइल चलते हुए देख लिए, आपने समुद्रों के अंदर एटॉमिक आबदोजों के हमले देख लिए, आपने यमनियों के ज़रिए इतने बड़े अमेरिका और उसके सुपर पावर्स के जहाज़ों को रेड सी से बाहर निकालते हुए देख लिया कि वो लोग जिनके पैरों में जूते नहीं होंगे वो दुनिया की बड़ी ताकतों का नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है। ये इतना बड़ा नॉलेज है कि इसको सिर्फ आप आंखें खोल के देखें तो आपको समझ आ जाती है। पॉजिटिव ताकतों ने करना को, अब ये कहा जाता है कि जी नेगेटिव ताकतें तो बिल्कुल हेड ऑन है, सामने रेडी हैं, तो पॉजिटिव ताकतें क्या कर रही हैं? तो पॉजिटिव ताकतें एंजॉय कर रही हैं इन अ वेरी सीरियस नोट। अल्लाह ने जब नमरूद को मरवाना होता है तो कोई बड़ी फौज तैयार करके नहीं लाना पड़ता। मच्छर को कहता मार दे, वो मार देता है। अब्रहा को हाथी पालते हुए बड़े करते हुए मक्के तक लाते हुए सैकड़ों डॉलर सैकड़ों सोने के ढेर लग जाते हैं। और अबाबीलों को क्या करता है? अल्लाह को बम बनाने के लिए पहले उनकी ट्रेनिंग कराता है, इशारा देता है कर दो तो हो जाता है। वो इज़ार आदा यकूला लहू कुन फयकून का मालिक है। वो जो चाहता है जब चाहता है करता है। पॉजिटिव ताकतों ने वो सुकून से देख रही हैं कि चलो कर लो। नेगेटिव ताकतों जो है ना, वो क्या अलामा साहब ने कहा था, हमारे साथ तो जुल्म हुआ कि हमने इकबाल पढ़ना छोड़ दिया। अलामा साहब ने कहा था कि इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो पॉजिटिव ताकतें जो है ना वो किसी चांद की, किसी सूरज की मोहताज नहीं होती। शैतानी ताकतों को इन अजराम फल्की से ज़रूरत है, इसलिए वो इनका बहुत ध्यान करते हैं कि जब पिछला ब्लड मून हुआ था तो अपने रेड आई फॉर रेड है वो कुर्बानी हो चुकी हुई है उनकी। अच्छा, फिर इनके बाद इन्होंने ये जो खुदाई कर रहे हैं दे आर नॉट मतलब इतने ज़्यादा वो कोई फूल्स नहीं है या कोई इडियट्स नहीं है। वो ये खुदाई जो है ये कोई आर्क ऑफ कवनेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको भी पता है आर्क ऑफ कवनेंट दफन ही नहीं हो सकती, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो नेशनल ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं। नेशनल ट्रेजर वो बुक्स हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दरवाई थी नेगेटिव चीज़ों की।
यानी आज पूरी दुनिया में जितना मैजिक है वो सिर्फ एक पेज वो जो चोरी किया था उनकी उन किताबों में से। तो अगर ये नेशनल ट्रेजर, ये जो असली किताबें जो सारी हैं रिचुअल्स की, ये बाहर आ जाती हैं, तो आपका क्या ख्याल है दुनिया में कौन से वो हथियार यूज़ होंगे जो कभी नहीं थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत देने के लिए भी वजह ये थी कि इसराइलियात में ये वाक़या आता है कि लोग जो है वो जादू से बहुत ज़्यादा मरने लग गए थे। तो जब जादू से बहुत ज़्यादा मरने लग गए थे तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जादू को कर्टेल कर दिया। अब ये भी पूछने वाले कहते हैं कि जी हज़रत सुलेमान ने वो जादू इकट्ठा कर लिया था तो फिर जो है उसको ख़त्म क्यों नहीं कराया? तो इसका जवाब यही है कि अगर अल्लाह ने शैतान को ख़त्म कर दिया होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं जाते। ये अल्लाह को पता था कि ये आखिरी वक्त में ये किताबें, ये जादू, ये रिचुअल्स, ये सारे के सारे हथियार के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दज्जाल ने और करना क्या है? यही करना है। और फिर आपको एक और चीज़ सुनाऊं, हमारे मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो ज़हन साजी बड़े अरसे से की जा रही है कि जी वो फरिश्ता आ गया और वो जो है वो देखें सुभान अल्लाह कह दें। आप समझे, आप मीडिया के लोग हैं, स्पेस होलोग्राम का तो आपको पता है ना? जी जी। स्पेस होलोग्राम की बात समझिए कि अगर आसमान पे कोई सीन क्रिएट होता है किसी ऐसी इमारत पे जहाँ पे जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का या इमाम मेहदी के उतरने का है, आसमान पे सीन क्रिएट हुआ, सोने की सीढ़ी लगी, कोई बंदा नीचे आया, उसने आके कहा कि मैं ईसा हूँ, आप तो आंखें बंद करके 90% लोग मान लेंगे कि जी हाँ जी। इस हदीस को सामने रखिएगा, सरकार ने कहा था जो दज्जाल को देखने जाएगा वो मारा जाएगा, चल के जाएगा या वेबसाइट पे जाएगा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो उसको देखने जाएगा वो मारा जाएगा। आप तो वीडियो देख के कहेंगे कि जी हाँ जी 100% यही है। जी बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, थैंक यू सो मच जाफरी साहब। बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प बातें जो कि सुनने वाली हैं और इसी को देखकर हमने अमल भी करना है। हमारे माशरे में जो हो रहा है आसपास अपनी सराउंडिंग्स में देखें, यकीनन हम आखिरी टाइम्स में चल रहे हैं, बिगनिंग हो चुकी है और अल्लाह हमें हमारे ईमान को महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी खबर, आवाज़ जो दिलों को छू जाए, तिलावत जो रूह को सुकून दे। साबिका अमरीकी गुलकारा जेनिफर ग्राउट की कुरान करीम की तलावत ने दुनिया भर के मुसलमानों को हैरान कर दिया है। इस्लाम कबूल करने वाली मारूफ अमरीकी गुलकारा की पुरसोज कुरान तिलावत ने सोशल मीडिया पर जी धूम मचा दी है। तो आप उनकी ये जो तिलावत जो वो कर रही हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़ी पुरसोज आवाज़ में, इसका एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ और पुरसोज आवाज़, दिल को सुकून देने वाली आवाज़। और अल्लाह इन्हें ऐसे कायम दायम रखे, अपने ईमान पे कायम रखे, और जैसे कि मैंने भी कहा कि हमें भी अपने ईमान पर कायम रखे और अच्छा मुसलमान बनाए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियों का मौसम जहां ठंडी हवाएं और खुशगवार फ़ज़ा लेकर आता है, वहीं ये दिल के मरीज़ों के लिए कुछ ख़तरात भी साथ लाता है। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा देखा गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, आज हम प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। सर्द मौसम में अद्वियात का इस्तेमाल, खुराक और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली ज़रूरी है, किन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और दिल के मरीज़ इस मौसम में ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बिलाल साहब। सर, सर्दियों के हवाले से बात हो रही है, आमद भी है सर्दियों की। दिल के दौरे के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सर्दियाँ जिस वक्त आती हैं तो आपके यहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों में ये तब्दीलियाँ कुछ ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। एक आपके यहाँ मेन शहरों में ना सिर्फ बल्कि गांव के इलाकों में भी ये स्मॉग की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हमारे इलाके में अनफॉर्चुनेटली हीटिंग मैकेनिज्म्स की भी प्रॉब्लम है। सो एज अ रिज़ल्ट हम लोग आग वगैरह जलाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए कोयला और लकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो गैस वैसे भी बहुत कम होगी, बट गैस की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो एज अ रिज़ल्ट आपका जो आपका एनवायरनमेंट में वैसे स्मॉग आ गई और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया, दूसरा आपका ये चीज़ आ गई। तो जिन लोगों को दमा या अंडरलाइंग कोई भी हल्की फुल्की लंग डिजीज़ है तो वो एक्सेसरेट हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जब वो दमे का अटैक आता है तो वो कार्डियक प्रेशर्स को भी क्रिएट करता है और उसकी वजह से भी फर्दर प्रॉब्लम नजर आती है। फिर हमारे यहाँ कुछ सोशल हैबिट्स हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हलवा शुरू हो जाता है, सर्दियाँ आ गई है तो ड्राई फ्रूट्स शुरू हो जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें सॉल्ट रिच डाइट्स हैं और हाई कार्ब डाइट्स भी हैं, जिसकी वजह से फिर जिस्म के ऊपर एक और जोर आता है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और शुगर की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती है, तो वो एक और वजह बन जाती है। फिर सर्दियों में आपकी वर्जिश का मामले गड़बड़ हो जाते हैं। सुबह के वक्त ठंड इतनी होती है और हवा की पोल्यूशन आजकल इतनी होती है कि आपके लिए मुनासिब नहीं होता एक्सरसाइज के लिए जाना। और जिस वक्त हवा में गर्मी आती है तो उस वक्त दोपहर के 11-12 बजे होते हैं और आप सारे अपने कारोबार में होते हैं। तो एज अ रिजल्ट आप वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। तो बिलाल साहब, अब आप जाएं तो किधर जाएं? गर्मियों में ये ना खाएं, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि सर्दी लगती है तो कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है ताकि आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें ना हो। तो फिर डाइट क्या होनी चाहिए उसके मुताबिक? देखिए, डाइट आपकी वही होनी चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर चलती है। ठीक, ये हमने एक बातें बना ली है। अच्छा, कि ये इस तरह से है और इस तरह से है। आपने वही जो कहते हैं दाल रोटी पे अपना गुजारा रखें, उसी पे आपके लिए सेफ्टी के मेजर्स हैं। अपने सॉल्ट का ध्यान रखें। जब आप अपने लिए खुद एक अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई अलमिया बनता है। यानी कि गाजर का हलवा नहीं खा सकते सर्दियों? नहीं, गाजर का हलवा ज़्यादा ताल्लुक है वो, क्योंकि वो वालदा बना के नॉर्मली देती हैं, तो इसलिए फिर उसको आपका एक चम्मच के तक के लिए, टेस्ट तक के लिए ठीक है। अब वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे गर्मियाँ आती है ना तो आम आ जाती है, तो शुगर वाला क्या करे, तो उसको ज़ाहिर मना किया जाता है। तो उसके लिए एक सीधी सी बात है कि आम की एक फांक जायके के लिए बहुत है, नीयत के लिए तो पेटी भी थोड़ी है। पेटी भी थोड़ी है। तो वो जो वालदा का बनाया हुआ जो अपना गाजर का हलवा और सूजी के हलवे हैं, उनके जायके के लिए एक छोटी चम्मच बहुत है। ठीक, नीयत आपकी नहीं भरनी, यानी टेस्ट करने तक आप इत्तेफाक करें, उससे आगे ना बढ़े। सर, ये ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो आपने बिल्कुल ही जो है कोई और ही कॉन्सेप्ट दिया। मतलब लोग तो सोशल मीडिया पे आजकल वैसे भी अज़राए तफन्नुन मीम्स चल रहे हैं कि अपने पैसों से जनाब आप फौरी तौर पर ड्राई फ्रूट खाएं, वरना आपकी फीसों के पैसे से डॉक्टर के बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे। वो यानी वो इतना वो इम्पोर्टेंट उसे करार दे रहे हैं ड्राई फ्रूट नहीं। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग सिंप्लीफाई करके और शायद ड्राई फ्रूट की सेल्स को बढ़ाने के लिए बातें शुरू कर दी जाती है। हकीकत यही है कि ड्राई फ्रूट इज सॉल्ट रिच और कंसनट्रेटेड, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगेन जब आप ड्राई फ्रूट के बारे में बात की जाती है ना तो कहते हैं कि एक मुट्ठी क्लोज्ड। अब इस मुट्ठी क्लोज्ड में कितना ड्राई फ्रूट आ सकता है? हम लोग कहते हैं एक मुट्ठी,
तो उसमें बहुत आ जाता है जी। तो आपने मुट्ठी क्लोज ऐसे नहीं उठाना। हाँ, वैसे नहीं उठाना। तो नहीं, किसी के घर से उठा रहे हो तो ऐसे ही उठाते हैं। डॉक्टर साहब आप ये रेकमेंड करते हैं कि बेशक मौसम चेंज हो रहा है लेकिन आपको अपनी डाइट बहुत ज्यादा को बदलने की जरूरत नहीं है। डाइट बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, वो आपकी एक रूटीन की, आपकी जो सेहत की रिक्वायरमेंट्स है ना, आपने उस पर चलना है। ठीक। हाँ, सवाल सिर्फ यही है कि आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे टैकल करना है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ गई है, सनलाइट का टाइम कम हो गया, तो आपने अपनी उन सारी चीजों को उसके मुताबिक मैनेज करना है। वेस्ट में वो घड़ी को मूव करते हैं ताकि वो जिसको डे टाइम सेफ लेके आते हैं, ताकि लोग अपना घंटा जो धूप वाला घंटा है उसको सनलाइट से इस्तेफादा करें। उधर मगरिब जो है वो जो पहले 6 बजे थी अब 5 बजे पे चली जाएगी और फजर ली आ जाएगी। सो एज ए रिजल्ट वो उस तरफ को फोकस करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा तौर तरीका फर्क रहा है, हम लोग ये नहीं करते, रातें लंबी हो गई हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं। तो वो एंजॉय जरूर करें, रहते 24 घंटे ही है, 24 घंटे में कोई फर्क नहीं आता, बेशक सर्दियाँ हो बेशक गर्मियाँ हो। लेकिन आप अपने आप को, अब एक चीज सिर्फ है आपके सवाल है कि आपके कमरों में हीटिंग कैसे इम्प्रूव की जी। हीटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो बेहतरीन सेफेस्ट मेथड है वो दुनिया में आज का नहीं है, वो पुराने वक्तों के घरों में आपको नजर आएगा। वो रेडिएटर मेथड है, जिसमें पाइप्स होती थी, कहीं और आग जलाई जाती थी और अंदर वो गर्म पहुंचाया जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हमारे यहाँ एक गैस का आ गया चीज़। अब गैस के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर ड्राइनेस भी क्रिएट करती है और ऑक्सीजन भी कम करती है। तो गैस वाला अगर आपने काम है, अव्वल तो गैस है नहीं, और गैस वाला अगर आपका काम है तो फिर वहाँ पे एरिया वेंटिलेशन होना चाहिए। जब वेंटिलेशन होगा तो फ्रेश एयर भी आ रही है, तो फ्रेश एयर के साथ नमी भी आ रही है और वो सारा कुछ आ रहा है, या पानी का कटोला रखा हुआ है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक हीटर्स के बारे में बात है कि जो रॉड हीटर्स है या दूसरे वाले जी, वो रिलेटिवली सेफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ बिजली की कीमत इन्वर्टर एसीज जो हैं इनमें वो चला जाता है हीटिंग सिस्टम, और यूं लगता है कि आपका पता नहीं दम घुट जाएगा अगर वो बहुत ज्यादा देर चलता है। ड्राइनेस बहुत क्रिएट करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ये तो हो गए ना कि एक्सटर्नल जितनी भी चीजें हो रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं, क्या जेनेटिकली भी ऐसा होता है कि जिनको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं उनमें ज्यादा खदशा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड्स चेंज हो जाती है। सर्दी आती है तो जिस्म अपने आप को रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा लोगों के पाँव ठंडे हो जाते हैं, पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, शुगर वगैरह के साथ प्रॉब्लम्स होती है तो वो और हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर्स दिल की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर एक चीज़ हम लोग सर्दियों में खास करते हैं, हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, हम लिक्विड इंटेक अपनी कम कर देते हैं। तो वो लिक्विड इंटेक की लैक की वजह से आपकी डिहाइड्रेशन का मोड शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मोड जो है वो फिर आपके विस्कोसिटीज और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फैक्टर्स बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिल के फिर काम दिखा जाती हैं। सो जैसे ही हमारे अस्पतालों में सर्दियाँ आती हैं, हम लोग एकदम वॉर फुटिंग्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब नवंबर दिसंबर के स्पेशली के बाद, दिसंबर से लेके तकरीबन फरवरी तक अस्पतालों पे एक्स्ट्रा लोड कार्डियक का और चेस्ट का आ जाएगा। और उसके लिए हमें रेडी होना पड़ता है कि भाई अभी आ रही है प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए आप अपनी तैयारी पकड़ो। तो डॉक्टर साहब, कुछ कॉमन जो गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, डाइट में हो या लाइफस्टाइल में हो या जैसे भी हो, बदलते मौसम के साथ, सर्दियों की आमद के साथ ही, वो कौन सी हैं और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है ताकि हम इस तरह के मसाइल से महफूज रह सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप जिस वक्त ठंड के में बाहर जाते हैं तो अपने लिबास को दुरुस्त रखें। ठीक, वो आपको कहते हैं हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं हल्के कपड़ों से भी जल्दी से होके आ जाऊंगा। आप थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे ना, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आएंगे। हमारे शहर में और बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल और रिक्शा इस तरह की ओपन सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। मोटरसाइकिल वाले बिलखुसूस हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। एक तो वैसे प्रोटेक्शन है और उसका वाइजर आपको डस्ट और इन चीज़ों से भी बचाता है। फिर आप अपना जिस वक्त आप कहीं पहुंचते हैं तो अपना मुंह हाथ को अच्छी तरह से धोएं और साफ करें, ताकि यही वुजू का हिस्सा है। ऐसे ही है जी। जो वुजू में दो चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी हुई है ना, तो वो इसीलिए है कि आपका इस जगह से आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप उसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जिस वक्त भी आपको मौका लगे तो आप पानी या मशरूब ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये ना करें कि जी मैंने एक वुजू कर लिया, अब मैं बाकी 4 नमाजें ना इसी एक वुजू में। सर्दियों में क्योंकि वक्त कम होता है तो लोगों की कोशिश यही होती है, और पानी अगर गर्म अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी से तो वो एक प्रॉब्लम चलती है, तो उसको आप तरीके के साथ इस्तेमाल करें।
हालांकि रिलैक्सेशन है, लेकिन जिस तरह से वजू की अफादियत करना बार बार जो है वो ज्यादा अफजल है, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आपको हर तरह आपको वजू की अफादियत मिल जाती है, तो इसलिए वो भी एक चीज है। लेकिन आपके लिए जो मोबिलिटी है, जब फिर सर्दियों में लोग एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, निकलते नहीं। आप ये देखिए कि जिस वक्त हवा गर्म है उस वक्त निकले, ठंडी हवा में ना निकले। गर्म हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स और ये है ये भी उठ चुके होते हैं, तो आपके लिए बेहतर होता है और आपकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ये बेसिक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ये टिप्स जो डॉक्टर साहब ने बताए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले हफ्ते मुलाकात होगी और सेहत के हवाले से हर जो आवाम से रिलेटेड मौजू है उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल जी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।